ये कहानी है दो अगल अलग जुदा दिलों की, एक की बेबसी दूसरे की खता कहो या प्यार, पर दोनों की जिंदगी, दोनों के रास्ते अलग अलग होने के बाद भी किस्मत उनको एक मोड़ पे लाके उनके रास्ते एक कर देती है। जिनको कभी नहीं मिलना होता है उनको किस्मत कहो या हालात, दोनों मिल ही जाते हैं। किस्मत को यही मंजूर था, दोनों को हालात मिला तो देते हैं, पर क्या इन जुदा दिलों की धड़कनें कभी एक हो पाएंगी? दोनों एक दूजे से बहुत अलग है, दोनों के रास्ते अलग है, वो कभी एक हो ही नहीं सकते। पर फिर भी किस्मत को यही मंजूर था, दोनों एक हो ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जुड़ा दिल कैसे एक दूजे के दिल की धड़कन बनते हैं, कैसे इनका दिल एक दूजे के लिए धड़केगा। घोर अंधेरा ही अंधेरा छाया है चारों ओर, जहां तक नजर जाए वहीं से मौत की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। कौन किसको मार रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक फौजी भागता हुआ आता है और अपने चीफ कमांडर की बोलता है, जनाब हमारे सिपाहियों पे दुश्मन के सिपाही हावी होते जा रहे हैं, हमने भारी संख्या में अपने जवानों को खो दिया है, वो हमसे बहुत ऊंचाई पर है, उनकी सेना आगे बढ़ती ही जा रही है। उनका कमांडो अपने सैनिक की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, अब समय आ गया है दुश्मन को उसकी औकात दिखाने का, हम उनकी ही सीमा में घुस के उनके ही तरीके से वार करेंगे। वो सीधे आगे की तरफ आ रहे हैं लेकिन उनका ध्यान अपने अगल बगल की तरफ नहीं है, बस हमें इसी का फायदा उठाकर दुश्मन से नज़र बचा के पीछे की तरफ से उन्हें घेरना है। हमें बहुत घोर रणनीति बनाती है, हमारे कुछ सैनिक आगे से उनसे मुकाबला करेंगे और कुछ सैनिक मेरे साथ अगल बगल से नज़र बचा के पीछे की तरफ से जाके उनकी ही सीमा में घुस के वार करेंगे। लेकिन जनाब इसमें तो बहुत खतरा है। तो उनका कमांडर बोलता है, अब खतरा तो लेना पड़ेगा बहादुर, और मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, देश को माटी की खातिर तो मेरे खून का एक एक कतरा कुर्बान है। चलो अब देर ना करते हुए हमारे सिपाहियों को आदेश दो। यस सर कहकर बहादुर सिंह अपने सिपाहियों को अपने कमांडर का आदेश बताता है। सभी वैसा ही करते हैं। कुछ सैनिकों के साथ उनका कमांडर दुश्मन से नज़र बचा के उनकी ही सीमा में घुस के दुश्मन पे वार करता है। एक एक करके दुश्मन के सारे सिपाही मारे गए, लेकिन इन सब में कुछ गोली उनके कमांडर को भी लग जाती हैं। अब चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। अब ना कोई दुश्मन का सैनिक था ना कोई अपना थे, तो बस लाशें जिनको उठाने के लिए बचे थे जो सिपाही, वो अपने कमांडर के पास जाके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अगले ही पल एक अलग ही नज़ारा होता है। एक बड़ी सी हवेली के आंगन चौक या हॉल में सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई एक लाश, उसके ऊपर तिरंगा झंडा होता है। उसके चारों तरफ रोने की आवाज़ें आ रही थी। एक महिला को बहुत से लोग पकड़े हुए हैं। वो महिला बार बार राघव राघव कहती और बेसुध हो जाती हैं। सब उसको उठाने की कोशिश करते, वो होश में आती है और फिर राघव को पुकारती है और फिर बेहोश हो जाती है। यही चीख पुकार का मंजर होता है। और इसके बाद इस घटना के कुछ माह बाद का सीन आता है। वही महिला सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थी, अपने साथ में एक छोटे बच्चे को लेके अपना सामान लेके घर छोड़ के जा रही होती है। सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर वह नहीं रुकती हैं। तभी उसके पीछे से एक नौजवान आता है। वो अपने हाथ में घर के मंदिर से सिंदूर लेके आता है, साथ में माता रानी का मंगलसूत्र भी, और आके उस सफ़ेद कपड़े वाली महिला की मांग में सिंदूर भर देता है और उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है और जोर से चिल्ला कर कहता है, आज से आप हमारी पत्नी हो और रुद्रा हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा बेटा है और अब आप कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी इसी घर में हमारे साथ। इसके बाद भी वो महिला आगे बढ़ जाती हैं तो वो ही नौजवान वापस चिल्लाता, सिया 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 सिया। तभी निशांत वीर को जगाते हुए बोला, वीर वीर क्या हुआ तुझे, कोई बुरा सपना देखा क्या तूने? वीर पूरी तरीके के पसीने पसीने हो गया था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और खुद को होश में लाते हुए अपने आसपास देखता है और फिर निशांत की तरफ देख के बोलता है, हम ठीक है, बस बहुत बुरा सपना देखा। तो निशांत कहता है, क्या बुरा सपना देखा? हालात देख, इतनी सर्दी में भी पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा है और तू ये जोर जोर से सिया सिया क्यों चिल्ला रहा था?
तो वीर चौंकर बोला, क्या हम नाम ले रहे थे? तो निशांत बोला, हाँ तू सिया सिया चिल्ला रहा था तभी तो मेरी नींद खुली। तो वीर बोला, कोई बात नहीं, वो बुरा सपना था, तुम सो जाओ, हम भी से जाते हैं। और निशांत से इतना बोल के वीर अपने फ़ोन में टाइम देखता है तो सुबह के 4:05 टाइम देखकर वीर के चेहरे का रंग ही बदल गया। वो घबराते हुए खुद से कहता है, सुबह 4 बजे का सपना। मासा कहती हैं कि सुबह 4 बजे का सपना अक्सर सच होता है। और इतना सोच के उसके दिमाग में सपने वाला सीन घूमने लगता। फिर वो सिया वाले सीन की सोच के तो उसकी चीख ही निकले को होती है। फिर तभी कहता है, नहीं ये सपना कभी सच नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा हमारे भाईसा को और भाभी सा उनके बारे में तो क्या कहे, ऐसा करना तो दूर हमारे लिए ऐसा सोचना भी पाप है। वो हमारी बड़ी भाभीसा है और वो हमारे लिए माँ समान है। और मासा भी कहती हैं कि बड़ी भाभीसा माँ समान होती है। ऐसा सोचकर वीर बहुत परेशान हो जाता है और बार बार वो सपना ही उसकी आंखों के सामने घूमता है और इसी वजह से वो से भी नहीं पा रहा था। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार उसी सपने को सोच रहा था और जैसे ही नींद आने को होती वो सपना उसकी आंखों के सामने आ जाता और उसकी नींद उड़ जाती। और फिर खुद से कहता है, हम इतना डर क्यों रहे हैं भाईसा, वैसे भी कल आ तो रहे हैं और हम भी तो कल घर जा रहे हैं और भाभी सा उनसे भी घर जाके मिल लेंगे, फिर इतना क्यों डर रहे हैं हम। ऐसा सोच के वो सोने की कोशिश करता है लेकिन उस नींद नहीं आती है। तो वो उठकर टाइम देखता है, 6 बज चुके थे। वो अब उठ जाता है और मॉर्निंग वॉक के लिए जाने को तैयार हो जाता है और रोज की तरह निशांत को भी जगाता है। लेकिन निशांत का भी रोज की तरह आज भी वही बहाना, यार तू जा मैं बाद में आता हूँ। वीर भी उसे जाड़ा परेशान किए बगैर खुद ही वॉक के लिए चला जाता है। अब वीर दौड़ते दौड़ते काफी दूर तक आ जाता है और अब उजाला भी हो जाता है। तो वो वहीं पास की ठाड़ी पे जाके थोड़ी देर रेस्ट करता है, फिर एक चाय मंगाता है। चाय पीते पीते आज बार फिर से उसे वही सपना याद आ जाता है और वो फिर से घबरा जाता है। और इसी घबराहट के कारण वो अपना फ़ोन निकालता है और किसी को फ़ोन लगा देता है और फ़ोन पे रिंग जाती है। जैसे ही उधर से आवाज़ आती है, वीर बोलता है, प्रणाम भाईसा। तो उधर से राघव बोलता है, अरे वीर आज सुबह ही सुबह फ़ोन क्या हुए, सब ठीक है ना? तो वीर बोलता है, हम ठीक है भाईसा, हम बस पूछ रहे थे कि आप कब तक आ रहे हो, हम साथ में ही घर चलेंगे। तो राघव बोला, वीर हमको पहुँचते पहुँचते 4 तो बज ही जाएंगे। तो ठीक है, हम साथ में ही चलेंगे, वैसे भी उदयपुर से तो वैसे भी घर ज़्यादा दूर नहीं है, बस 4-5 घंटे का ही तो रास्ता है। फिर राघव बोलता है, अरे वीर आप हमारा एक काम करना, हम इस बार सिया के लिए कुछ नहीं खरीद पाए, हमारे पास टाइम नहीं था, तो आप ऐसा करना कोई अच्छा सा वेश सिया के लिए ले लेना जो उन पे अच्छा लगे और उसमें वो बिल्कुल महारानी लगनी चाहिए। और हाँ, रुद्रा के लिए भी कुछ ले लेना। तो वीर बोलता है, हम कैसे भाईसा, हमें कपड़ों की कोई परख नहीं है और जनाने कपड़ों की तो बिल्कुल नहीं है। तो राघव बोला, वीर हम आपकी पसंद पे पूरा भरोसा है, आप जो लाओगे अच्छा ही लाओगे और वैसे भी आप ही तो हो पूरे घर में जिससे हमारी पसंद मिलती है, बाकी तो ना तो किसी से पसंद मिलती ना ही सोच। ऐसा कह के राघव वीर से बोलता है, वीर आप चिंता मत करो, आप ले आना और सिया का नाप हम आपको बता देंगे, आप उनके लिए तैयार कपड़े ही लाना, हम चाहते है कि वो शादी में यही कपड़े पहने, उनको देख के सब जल भून के रहा जाए। तो वीर कहता है, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे सबसे अच्छा वेश लाने की। फिर कुछ सोच के राघव कहता है, वैसे वीर हम सिया को नहीं बताएंगे और आप भी मत बताना कि ये कपड़े हम नहीं आप लाए थे, वो पूछेगी तो हम कह देंगे कि हमारी ट्रेन जल्दी आ गई थी तो हमने उसी टाइम का यूज़ करके उनके लिए ये सब खरीदा। तो वीर ने कहा, जी भाईसा, और इतना कह के राघव फ़ोन रख देता है। और वीर जो पहले से ही परेशान रहा उस सपने की वजह से, उस सपने में वो सिया की मांग भरना, मंगलसूत्र पहनाना, ये सब उससे पहले से ही बहुत परेशान कर रहा था। और वो फिर सिया के बारे में ही सोचने लग जाता है और फिर एकदम से उठता है और कहता है, नहीं ये कभी नहीं ही सकता, सिया हमारी भाभी सा है।
फिर कुछ देर रुककर ये क्या हम भाभिसा का नाम कैसे ले सकते, वो हमारी माँ समान है, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, हम भाभिसा का नाम कैसे ले सकते हैं। फिर खुद से कहता है वो हमसे बहुत बड़ी है, हमारे बड़े भाई की पत्नी है और हमारे राजघराने की बड़ी बहुरानी है। हम आज भी याद है जब वो हमारे भाईसा के साथ ब्याह कर हमारी हवेली में आई थी, तब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, हम उस टाइम 15 साल के थे। और इतना सोचते सोचते वो अतीत की गलियों में खो जाता है। वो उस दिन को याद करता है जब सिया राघव के साथ ब्याह कराई थी। सिया देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, घर में हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा था, कोई उसे अंधेरे में उजाले के समान बता रहा था तो कोई उसे लक्ष्मी समान बता रहा था। और सिया शर्माती हुई एक जगह चुपचाप घूंघट की ओट में बैठी हुई थी। सिया अभी पढ़ाई ही कर रही थी कि बीच में ही उनकी शादी कर दी गई राघव से। सिया के अपने माता पिता तो बचपन में ही चले गए थे, एक भाई था वो भी उनके पास नहीं रह पाता था, वो भी बहुत दूर था नौकरी के बाद से, और शादी करके तो और भी कम आता था, इसलिए सिया के काकासा ने उनका भी ब्याह के दिया था ताकि वो अकेली ना पड़े भाई के जाने के बाद। सिया ने शादी से पहले ही राघव को बोल दिया था कि वो आगे पढ़ना चाहती है तो उनकी पढ़ाई को शादी के बाद की जारी रखा जाए, उनकी पढ़ाई को रुकवाया ना जाए। राघव ने भी उनको वचन दिया कि वो उनका साथ देंगे और इसी वादे के साथ राघव और सिया की शादी हो गई। सिया जल्दी ही सबके रंग में घुल मिल गई। राघव के 5 छोटे भाई और थे, सब सिया के आने से बहुत खुश थे, सिया भी सबके आने से खुश थे। सिया राघव के भाई बहनों के साथ ऐसी घुल मिल गई कि जल्दी ही वो अपने पीहर और अपने भाई को भूल गई थी। सबको घर में सिया का साथ अच्छा लगता था और वीर वो तो शर्म के मारे सिया के सामने ही भी कम आता था, उल्टा सिया ही आगे से उससे बात करती और उसे छेड़ते हुए कहती, क्या बात है सबसे छोटे देवर जी, आप तो हमसे बात ही नहीं करते, बहुत दूर भागते हो आप तो हमसे। तो वीर शर्मा के इतना ही कह पाता, नहीं भाभीसा ऐसा नहीं है, हम बस यही सोचते हैं कि आप हमसे बड़ी है तो आपको कहीं हमारी कोई बात बुरी ना लग जाए, बस इसलिए आपसे कम बात करते हैं। सिया भी सब घर वालों से अलग वीर को बहुत प्यार देती थी, एक तो वो घर में सबसे छोटा जो था और ऊपर से राघव का लगाव भी वीर से ही सबसे ज्यादा था सारे भाइयों में, इसलिए सिया भी वीर को बहुत प्यार देती थी। सब अच्छा चल रहा था। भूचाल तो तब आया घर में जब राघव ने सिया की आगे की पढ़ाई के लिए उसे दिल्ली भेजने के लिए घर वालों से कहा तो पूरे घर वाले राघव से नाराज हो गए और मासा ने तो सीधा ही कह दिया, राजपूतों की बहुएं घर की शान होती है, वो पर्दे में ही अच्छी लगती है, ऐसे घर से बाहर जाती चोखी कौन लगे, और चोरा तू भी गांठ बांध ले या थारी विंदनी अटे हवेली से बाहर कोडी जावेगी, वह घनी पढ़ ली इब हवेली है बाहर कोनी जावेगी। राघव भी जिद का पक्का था, उसने भी सोच लिया कि सियाका को सपना है वो उसे जरूर पूरा करेगा, वो पढ़ने के लिए जहाँ जाना चाहेगी वह जावेगी। मासा को लाख समझाने के बाद भी वो नहीं मानी और बापूसा उन्होंने भी मासा का साथ दिया। बापूसा ने भी कह दिया कि सिया को वो अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन घर से बाहर जाने की इजाज़त तो घर की चोरियों को भी ना है, तो सिया तो फिर भी बहुरानी से तो वह कैसे जावेगी। घर के बाकी लोग भी राघव के फैसले के खिलाफ थे, जो भाई सिया को भाभी सा कह के आगे पीछे लगे रहते थे, अब वो ही सिया और राघव के खिलाफ हो गए थे। एक अकेला वीर ही था जो सिया के पढ़ने के पक्ष में था, वो चाहता था कि सिया पढ़े, बाकी सब तो दुश्मन बनने पे उठारू हो गए थे। राघव की लाख कोशिश के बाद भी घर वाले नहीं माने, तब लास्ट में सिया को जयपुर भेजने के लिए बापूसा तैयार हुए, वो भी इस शर्त पर कि जयपुर जाके भी वो राजपूती आन शान का घना ख्याल रखेगी। सिया को ये प्रस्ताव पसंद आया और वो जयपुर पढ़ने आ गई और जयपुर आके अपनी पूरी लगन और निष्ठा के साथ मेहनत करने लगी। घर के बाकी लोग भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए घर से बाहर चले गए। राघव पहले से ही फौज में था और भानु उसकी भी पहले से ही नौकरी थी, वो राघव से ज़्यादा छोटा भी नहीं था, बस 1-2 साल का फर्क था।
समर ने समाज सेवा चुनी। वो राजनीतिक कार्यों में बिजी रहता और भानु से छोटा था और घर में चौथा था, तो वो सबसे जुदा बस अपने सामाजिक कामों में ही बिजी रहता था। उस अपने राजपूती सनोसोकत से कोई खास लगाव नहीं था और समय वो होने को थे 6वें नंबर का था, क्योंकि उससे बड़ी बहन थी, पर था वो पूरा भोकाल। पूरे घर में सबसे ज्यादा लड़ाई वही करता था और अपनी राजपूती सानो शौकत का बड़ा दिखावा करता था। इतना छोटा था लेकिन फिर भी घर के बड़ों से भी भीड़ जाता था और सिया का सबसे ज्यादा विरोध भी वही कर रहा था। और वीरेन वीर से बड़ा और घर में 7वें नंबर का था, लेकिन वो भी समर की तरफ ज्यादा मतलब नहीं रखता, बस अपनी दुनिया में मस्त रहता। और वीर वो बिल्कुल राघव की तरह था, भले ही सबसे छोटा था लेकिन वो भी राघव की तरह सही के साथ सही, गलत के साथ गलत करता था और वो भी पुराने ख्यालों के खिलाफ था। खैर, इन सब जमेलों के केस कैसे 2 साल बीत गए। सिया का चयन के सब जिला अधिकारी के तौर पे हो गया था, तो अब तो वो वैसे भी घर में नहीं रह सकती थी। उस अपने काम को देखना था और अपनी ड्यूटी निभानी थी, तो उसे किसी ने नहीं रोका। राघव बहुत खुश था, मासा और बापू सा भी बहुत खुश थे। वीर वो भी खुश था और दूसरी तरफ वीर का भी डॉक्टरी के लिए चयन हो गया था। उन्हें मेडिकल कॉलेज उदयपुर शहर में मिली, जो मेरता सिटी से 4-5 घंटे की दूरी पर है। समय भी एक सरकारी नौकरी में चयनित हो गया। साथ ही साथ अपने राजभर को भी वही संभाल रहा था और वीरेन वो शुरू से ही लेखा विभाग में जाना चाहता था, तो वो उसमें बिजी हो गए। कुल मिला के सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए, बस घर में रह गए तो बस बापूसा, मासा और समर और समय भाई सा, ये चारों ही रहते थे। देविका वो भी राघव की शादी से पहले ही गहना दीदी की मौत के बाद से गहना के पति के साथ शादी करके उसके बच्चों की खातिर गहना के पति निहाल के साथ ब्याह रचा के उसके घर रहने चली गई, तो अब घर में ये चारों ही थे। समर अपने राजनीतिक कामों की वजह से बिजी रहता और समय वो बस पूरी सनोसोकट के साथ रहता। 3 साल बाद भानु की भी शादी हो गई। घर की दूसरी बहू आ गई थी, घर में खुशियाँ और आ गई थी। भानु अपनी पत्नी के साथ अजमेर रहता था और कभी कभार घर चला जाता। सिया उसकी पोस्टिंग चित्तौड़ में हुई थी और राघव वो भी कश्मीर में तैनात था। सब अच्छा चल रहा था। इसी बीच सिया माँ बनी। उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम वीर ने है रखा। रुद्रा। सब बहुत खुश थे। नए मेहमान के आने से राघव भी लंबी छुट्टी लेके आया था, तो वो बच्चे के 1 महीने तक घर ही रुका। फिर 1 महीने बाद सिया और बच्चे को चित्तौड़ छोड़ के वो खुद भी अपनी ड्यूटी पे चला गया। सिया और रुद्र के पास बीच बीच में मासा और बापू सा आते जाते रहते थे। फिर कुछ टाइम बाद भानु की बीबी के भी लड़का हुआ। अब तो घर में बच्चों की गूंज थी। समय अपनी स्पीड से बढ़ रहा था और तभी समय और समर के लिए रिश्ता आया। पास के है शहर से, तो उन दोनों की भी शादी हो गई थी। अब घर में 4 बहुएं हो गई थी। अब बचे थे तो बस वीरेन और वीर, जो कि अभी पढ़ रहे थे। वीरेन की दिल्ली में नौकरी लग गई थी, लेकिन वीर वो अभी MBBS फाइनल 4th साल में था। अभी उसकी पढ़ाई पूरी होने में 1 साल था। सब अच्छा चल रहा था। रुद्रा 1 साल का हो गया था और अब घर में वीरेन की शादी हो रही है, तो उसी की शादी में शरीक होने के लिए राघव और वीर घर साथ जाने वाले थे। वीर यही सब सोच रहा था कि उसका फोन बजा, तब उसका ध्यान टूटा। फोन काव्या का था। वीर ने हेलो बोला तो उधर से काव्या की आवाज आई, कहाँ हो वीर? तुम आज अपने नोट्स लेने आने वाले थे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। 10 बज गए और तुम अभी तक नहीं आए। वीर ने जब सुना कि 10 बज गए हैं, तो उसने काव्या को सॉरी कहा और बोला हम बस अभी आते हैं, और इतना कह के उसने फोन काट दिया और फिर वहां से उठकर जाने लगा। और फिर सिया के बारे में सोचने लगा और खुद से ही बोला, हमारी सिया भाभी सा दुनिया की सबसे अच्छी भाभी सा है और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो पहले ही बहुत दुख देख चुकी हैं, अब और कोई दुख नहीं आने देंगे उनकी लाइफ में। और वैसे भी भाई सा भी उनको बहुत प्यार देते हैं, दोनों को खुशियों को कभी कम नहीं होने देंगे। और यही सब सोचता हुआ वो कब अपने रूम में आ गया, उसे पता ही नहीं लगा। ये मेरी नई कहानी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में आएगा।
कहानी पूरी पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।